गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब लोग? बढ़िया हैं? बढ़िया हैं? अब तो ठंडी भी चली गई ना, बढ़िया प्रॉपर धूप होने लगी है। तो क्या हुआ? हाँ, तो धूप होने लगी है तो मौसम अच्छा हो गया है ना बच्चों, ना ठंडी है ना गर्मी है, अच्छा मौसम चलने लगा। तो जब मौसम अच्छा है, अनुकूल मौसम है, तो अनुकूल स्टडी भी होनी चाहिए, ठीक है ना। मौसम तो कोई प्रभाव नहीं डाल रहा, ठंडी भी नहीं है, तो अपनी स्टडी जो है उसको कंटिन्यू करते रहिएगा, प्रॉपर तरीके से करिए रहेगा। पेपर भी आने वाला है, मे भी हो सकता है अगले महीने में हो सकता है, हाँ अगले महीने में भी हो सकता है। तो पेपर आने वाला है, ठीक है ना, आईटीआई का। तो सबसे पहले मैं सत्यम पटेल, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान मार्टिनगंज आजमगढ़ की तरफ से आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं अपने यूट्यूब चैनल में और अपने कॉलेज की तरफ से, ठीक है ना। और आशा नहीं, उम्मीद करते हैं जितने भी सेशन चल रहे हैं वो आपको समझ में आता रहेगा, है ना, आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, आपकी स्टडी के लिए, भविष्य में जो भी चीजें आप करना चाहते हैं उसके लिए भी ये सेशन इंपॉर्टेंट है। क्लियर बच्चों? तो वी आर डिस्कस अबाउट एक्सटरी सिस्टम क्या होता है, उत्सर्जन तंत्र क्या होते हैं, इनमें कौन कौन से अंग भाग लेते हैं, वो हम लोग पिछली कक्षा में डिस्कस करते चले आ रहे हैं, ठीक है ना। पिछली कक्षा में हम लोगों ने उत्सर्जन तंत्र को पढ़ा था और उत्सर्जन तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली किडनी, है ना, गुर्दा, हिंदी में वृक्क, इसके फंक्शंस को हम लोगों ने पढ़ा था। इसमें कौन कौन से भाग होते हैं, यहाँ पे कौन कौन से भाग होते हैं और उसका प्रत्येक भाग का नाम क्या होता है, उसका काम क्या होता है, कैसे ये काम करती है, ठीक है ना। उत्सर्जन तंत्र में कैसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती, कैसे योगदान देती, उस चीजों को हम लोग यहाँ पे डिस्कस किए थे, ठीक है ना। एक बार कंटेंट लगाना कहाँ से हम लोगों को करना है, और सबसे बड़ी बात है यार, और उससे पहले हाँ ये हम लोगों का गवर्नमेंट आईटीआई मार्टिनगंज यूट्यूब चैनल का नाम है, अगर आप सर्च करेंगे तो ये आ जाए। और प्ले लिस्ट है वहाँ पे, रेडियोलॉजी प्ले लिस्ट के नाम से, वहाँ रेडियोलॉजी की जितने भी क्लासेस हैं वहाँ पे आपको मिलती चली जाएंगे। रेडियोलॉजी, फिजियोथेरेपी और डेंटल की भी वीडियो नहीं अपलोड कर रहे हैं, उसको बाद में हम कर देंगे, ठीक है ना। डेंटल की भी वीडियो अपलोड हो जाएगी और साथ ही साथ जब जैसे आपको यहाँ हमारे पास 12 ट्रेड है ना, इलेक्ट्रीशियन, फिटर, मोटर मैकेनिक, मशीनिस्ट, आरएसी, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, कंप्यूटर ऑपरेटर, प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, जिसे शॉर्ट फॉर्म में कोपा बोला जाता है ना। फिर उसके बाद रेडियोलॉजी है, डेंटल है और फिजियोथेरेपी। देन उसके बाद कॉस्मेटोलॉजी है। कॉस्मेटोलॉजी एक अपने आप में जबरदस्त ट्रेड होता है, जो आज के पर्यावरण है ना, आज के पर्यावरण के अनुसार या इस माहौल के अनुसार कॉस्मेटोलॉजी अपने आप में दमदार ट्रेड है बच्चों। कौन नहीं चाहता मुझे सुंदर दिखना, सभी चाहते हैं, सुंदर दिखना सभी चाहते हैं। तो कॉस्मेटोलॉजी में मेकअप के लिए चीजों को समझाया जाता है, हेयर स्टाइल कैसे बनाई जाती है और मेहंदी कैसे लगाई जाती है, मेहंदी के लिए पूरा चीजें सिखाई जाती है। उसका भी वीडियो हम लोग एक दिन अपलोड कर देंगे, जितने भी 12 ट्रेड है। तो सीधी सी बात है, आज के जमाने में सब सुंदर दिखना चाहते हैं, शादियों में, विवाह में, पार्टी में, फंक्शन में, बर्थडे वाले में, है ना। तो कॉस्मेटोलॉजी ट्रेड का बहुत बड़ा योगदान है उसमें। क्लियर? बाकी सब मोह माया है, उस पर नहीं जाना है। तो हमारे थीम्स ये है, हमारे यहाँ आईटीआई में 12 ट्रेड हैं, आप जिसमें भी एडमिशन स्टार्ट होने वाले हैं, जिसमें भी एडमिशन आप ले सकते हैं, है ना। एडमिशन के प्रोसेस होता है, आपको एडमिशन करवाने के लिए आपको पहले ऑनलाइन करना पड़ेगा, है ना, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। अब मेरिट के बेस पे आपका नामांकन होता है। जब मेरिट आपकी रहेगी तो हमारा कॉलेज जब चुनेंगे, कॉलेज का नाम चुनेंगे, ट्रेड चुनेंगे और उसके मेरिट के हिसाब से यहाँ पर आपका अलॉटमेंट होता है। जब आपको अलॉटमेंट हो जाएगा तो कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं, डॉक्यूमेंट्स लेके यहाँ पे एडमिशन, बहुत सरलता पूर्वक एडमिशन होता है इसका। और यहाँ के जितने भी स्टाफ है बहुत सपोर्टिव स्टाफ है ना, किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं होगी। तो वो भी चीजें होती हैं। तो बाकी सब मोह माया है ना। एक बार कॉलेज में आपके, ये हमारी कॉलेज की बिल्डिंग है, कॉलेज में आकर विजिट जरूर कीजिएगा, यहाँ के फैसिलिटी को देखिएगा, क्या क्या जो सुविधाएं उपलब्ध हैं, है ना, वो सब चीजें आपको बेहतर तरीके से देखने को मिल जाएगी, ठीक है ना। मैं सत्यम पटेल, इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रक्टर प्लस रेडियोलॉजी और फिजियोथेरेपी, ये चीजें को देखने को मिल जाएगी आप लोगों को। जितने भी हमारे यहाँ जितने भी इंस्ट्रक्टर हैं या सपोर्ट स्टाफ है बहुत अच्छे हैं, सभी चीजें आपको हेल्प करेंगे, है ना। तो हम लोग क्या पढ़ेंगे, स्टडी सिस्टम, उत्सर्जन तंत्र पढ़ रहे हैं, उसी की कैटेगरी में आप आगे पढ़ते चले जाएंगे,
क्लियर। पिछली कक्षा में हम लोगों ने पढ़ा था, कंटेंट में हम लोगों को पढ़ना क्या है इसमें, इस चैप्टर के अंतर्गत उत्सर्जन तंत्र पढ़ना है, फंक्शनल एंड एनाटॉमिकल किडनी। फंक्शनल मतलब उसका किडनी का क्रियात्मक कार्य क्या होता है, और एनाटॉमी, एनाटॉमी होता है शरीर के मतलब किडनी के कितने भाग होते हैं, उनके एनाटॉमी को हम लोगों ने पढ़ लिया था। आज हम लोगों को पढ़ना है फंक्शंस, फॉर्मेशंस एंड एक्सक्रिएशन ऑफ यूरिन, यूरिन का निर्माण करना, यूरिन का निर्माण, यूरिन का कार्य और यूरिन का उत्सर्जन हम लोगों को पढ़ना है। क्लियर। आज की क्लास में क्या देखेंगे, फंक्शंस, फॉर्मेशंस एंड एक्सक्रिएशन ऑफ यूरिन, है ना, ये चीजों को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे बच्चों। यूरिन का निर्माण कहाँ होता है, किडनी में होता है ना, कहाँ पर होता है, किडनी में होता है। कैसे कैसे होता है, रक्त से अवशिष्ट पदार्थों को छानकर, किडनी क्या करती है, रक्त से अवशिष्ट पदार्थों को छानकर बाहर करने का काम करती है। क्लियर, यहाँ तो कोई दिक्कत, चलिए बच्चों, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ये सब चीजों को हम लोगों ने देख लिया, वीडियो अपलोड हो गई है, आप लोग वहां पर देख लीजिएगा, है ना। आंतरिक संरचना ये सब पढ़ लिए थे, आंतरिक संरचना, बाह्य संरचना क्या होती है, किडनी का कार्य, फंक्शन हम लोगों ने पढ़ लिया। यहां से हम लोगों को पढ़ना है बच्चों, है ना, फंक्शंस, फॉर्मेशंस एंड एक्सक्रिएशन ऑफ यूरिन, यूरिन का निर्माण क्या होता है, फंक्शन मतलब कार्य, फॉर्मेशन मतलब निर्माण एंड एक्सक्रिएशन मतलब उत्सर्जन, यूरिन का उत्सर्जन, निर्माण और कार्य, ये चीजों को हम लोगों को पढ़ना है आज की क्लास में। तो मानव शरीर में मूत्र या यूरिन का निर्माण, उसका उत्सर्जन एक जटिल और महत्वपूर्ण शारीरिक प्रक्रिया होती है। यूरिन का निर्माण बच्चों, इसका यूरिन का निर्माण, उसका उत्सर्जन, यूरिन का निर्माण और उसका उत्सर्जन, है ना, यूरिन का निर्माण, मानव शरीर में यूरिन का निर्माण और उसका उत्सर्जन एक जटिल और महत्वपूर्ण शारीरिक प्रक्रिया होती है। यूरिन का निर्माण बहुत जटिल प्रक्रिया से होता है ना। जितने भी आंतरिक, पहले किडनी के जितने भी आंतरिक परत होती हैं, और आंतरिक परतों में क्या पाया जाता है, नेफ्रॉन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, नेफ्रॉन। नेफ्रॉन क्या करता है, शरीर से या रक्त से अवशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो यह कैसी प्रक्रिया होती है, एक जटिल प्रक्रिया होती है। कहाँ, यूरिन का निर्माण एक जटिल प्रक्रिया है और उसका उत्सर्जन भी एक जटिल प्रक्रिया की कैटेगरी में आता है। जो शरीर के आंतरिक पर्यावरण, है ना, जो शरीर के आंतरिक पर्यावरण को संतुलित बनाए रखती है ना। जो यूरिन का निर्माण होता है, यूरिन के निर्माण और उत्सर्जन से शरीर की आंतरिक जो पर्यावरण होता है, शरीर के अंदर वाली जो भाग होते हैं, है ना, तो उनको संतुलित बनाए रखती है। और यह मुख्य रूप से किडनी द्वारा किया जाता है। यूरिन का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है, किडनी के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है बच्चों, किडनी के द्वारा। ठीक है ना, यहाँ तक समझ में आ गया ना। मानव शरीर में मूत्र का निर्माण और उसका उत्सर्जन एक जटिल और महत्वपूर्ण शारीरिक प्रक्रिया है, जो शरीर की आंतरिक पर्यावरण को संतुलित बनाए रखती है। और यह मुख्य रूप से, और इसका काम, यूरिन का निर्माण करने का काम मुख्य रूप से किसका होता है, इस साहब का होता है, जो सेम की आकार की है ना। ये इस यूरिन का निर्माण करने का काम कौन करती है, यहाँ पे यूरिन करती, किडनी करती है ना। इसमें आंतरिक प्रक्रिया में कॉर्टेक्स पाया जाता है। इसकी आंतरिक भाग में क्या पाया जाता है, कॉर्टेक्स पाया जाता है, मेडुला पाया जाता है और पेल्विस होता है। कॉर्टेक्स में सबसे ज्यादा नेफ्रॉन होते हैं। नेफ्रॉन की संख्या क्या होती है, कॉर्टेक्स में। फिर उसके बाद मेडुला में भी होती है। पेल्विस जो होती है, जो यूरिन को एक कीप की आकार की होती है। पिछली कक्षा में हम लोग ने देखा था पेल्विस कैसे एक कीप की, गौवा में कुप्पी जिसे बोलते हैं, है ना। जो पहले के दिया हुआ होते थे, लालटेन तेल वाले, हाँ, तेल डालने के लिए कुप्पी का निर्माण किया गया, मतलब कुप्पी का सहारा लेना पड़ता है, नहीं से भगा के बहरे चला जाता था ना। तो ठीक उसी प्रकार से ये जो पेल्विस होता है कुप्पी की आकार की होती है। ये कहाँ, ये जो होती है मूत्र मार्ग में, है ना, जो मूत्र को मूत्र मार्ग में जाने के लिए सहारा देती है। ठीक है ना, ये कुप्पी की आकार की या कीप की आकार की संरचना होती है। यहाँ तक कोई दिक्कत, पेल्विस। चलिए आगे। अब फंक्शंस ऑफ यूरिन, यूरिन का कार्य क्या करता है ना, फंक्शंस ऑफ यूरिन। अब हमें क्या पढ़ना, फंक्शंस ऑफ, ये तो जर्नल था, वो तो जर्नल स्टडी थी, वहां पे एक परिचय था, इंट्रोडक्शन था, है ना। यूरिन का क्या था, एक प्रकार का इंट्रोडक्शन था। मेन टॉपिक यहां से स्टार्ट होता है, फंक्शंस ऑफ यूरिन, यूरिन का कार्य,
यूरिन का कार्य। किडनी से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने के लिए मूत्र बनाती है। यूरिन क्या होती है, किडनी जो होती है, किडनी शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने के लिए मूत्र बनानी है। इसका मुख्य कार्य इस प्रकार से है ना, इसका कार्य इस प्रकार से होता है। पहला होता है रक्त का शुद्धिकरण। जब मूत्र जब बनता है तो रक्त का शुद्धिकरण शरीर में उपापचयी क्रियाओं के दौरान, है ना, उत्पन्न जहरीले अपशिष्ट, शरीर के उपापचयी क्रियाओं के दौरान उत्पन्न जहरीले अपशिष्ट जैसे यूरिया क्या होते हैं, ये जहरीली प्रकार के पदार्थ होते हैं, है ना। यूरिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है, NH3 NH3 है ना। यूरिया हो गया, यूरिक एसिड हो गया, और क्रिएटिनिन है ना। क्या हो गया, तो यहां पर क्या होता है, यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन का हिला रहे, क्रिएटिनिन को रक्त को छानकर अलग करने का काम करती है। जब ये रक्त में से यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन जो होती है ये रक्त में पाए जाते हैं, तो किडनी क्या करती है, इसको छानती है ना, यूरिया को, यूरिक एसिड को, क्रिएटिनिन को, इसको छानकर मूत्र का निर्माण करती है, ठीक है ना, रक्त को छानकर अलग कर देती है। पहला काम हो गया। दूसरा काम हो तो जल का संतुलन बनाए रखने का काम करती है ना, जल का संतुलन, वाटर बैलेंस, शरीर में पानी की मात्रा को नियमन करना हो, क्या करना, नियमन करना, शरीर में पानी की मात्रा को नियमन मतलब बैलेंस करने का काम करती है। फिर अधिक पानी होने पर पतला मूत्र, जब हम अधिक पानी पीते हैं, मूत्र की संरचना कैसी होती है, यूरिन की संरचना होती है पतली होती है ना। जब हम पानी अधिक पीते हैं तो यूरिन की जो संरचना होती है वो कैसा होती है, पतला होती है, और कम पानी पीते हैं तो यूरिन कैसा होता है, गाढ़ा होता है, पीले कलर का होता है ना। समझ में आया ना। ये क्या करती है, जल का संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कैसे, शरीर की पानी की मात्रा को बैलेंस करती है। अधिक पानी होने पर यूरिन की मात्रा कैसी होती है, पतली होती है, और जब गाढ़ा हो जाते हैं मतलब पानी की मात्रा कम होती है तो यूरिन कैसा होता है, गाढ़ा होता है और पीले कलर का होता है। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत। फिर इसका फंक्शन क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट का संतुलन करना। शरीर के जितने भी इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, खनिज पदार्थ होते हैं ना, जैसे शरीर में सोडियम, पोटेशियम क्लोराइड, यहाँ कामा लग गया है, यहाँ पे पोटेशियम क्लोराइड होगा पूरा ना, पोटेशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम फास्फेट और बाइकार्बोनेट की मात्रा को नियंत्रित करने का काम करती है, ठीक है ना। किडनी यूरिन के माध्यम से ये सब चीजों को काम करने का काम करती है। यूरिन के माध्यम से इलेक्ट्रोलाइट का संतुलन करती है। जैसे शरीर में सोडियम पोटेशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम फास्फोरस और बाइकार्बोनेट की मात्रा को नियंत्रित करने का काम करती है आपकी किडनी। किसके माध्यम से, यूरिन के माध्यम से। ठीक, यहां तक कोई दिक्कत बच्चों, ठीक है ना सब। मोबाइल कहाँ चला रहे हैं? ऐसा मत बोल रहा कुछ भी करो, मुझे यहीं बढ़ना है, हम पूरे देख लेते हैं, वहां कोने से वहां कोने उसको भी देख रहे हैं क्या कर रहे हैं। टेस्ट की तैयारी के, बट टेस्ट तो हो ही रहेगा, इतना परेशान नहीं होगा। टेस्ट के लिए बहुत अच्छे क्वेश्चन है। हाँ, तो बाद में देख लेना, अभी बहुत टाइम है, ठीक है ना, यहाँ पर देखना होता है। सिम्मार नहीं, सोमवार मंगल, काल करे सो आज करे, आज करे सो अब, पर में परलर होएगा, फिर काम करेगा कब। टेस्ट तो होगा ही, देखो टेस्ट तो होना ही है, आज ही होगा। हाँ, हम तो नहीं कहे हम कल पढ़ाएंगे, कहते हैं कभी, नहीं कहते हैं ना। हाँ तो आज टेस्ट तो होगा ही। टेस्ट के माध्यम से ये टेस्ट लेने का उद्देश्य ये है कि आपको कितना आ रहा है, हमें कितनी मेहनत करने की और जरूरत पड़ेगी। आ गई लाइट, समझ गए ना, लाइट आ गई। थोड़ा बंद करना, मैं पेपर पे रेडी करवा के आ रहा हूँ, पॉज कर देना। हम लोग यहाँ से डिस्कस कर रहे थे ना बच्चों,
तो टेस्ट के लिए परेशान नहीं होता, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, आप लोग उड़ा दोगे एकदम, पूरा का पूरा ले आओगे, समझ गया ना। मेरा भरोसा है आप लोगों को, भरोसा तोड़ना ही तोड़िएगा नहीं। बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, मार दोगे उड़ फुड़ जाएगा। तो बहका नहीं, सही बता रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो, इलेक्ट्रोलाइट का संतुलन करने का काम करती है आपकी किडनी का काम होता है, और किसके माध्यम से, यूरिन के माध्यम से इलेक्ट्रोलाइट का संतुलन करने का काम होता है। शरीर में सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड है ना, क्लोराइड, मैग्नीशियम, फास्फोरस और बाइकार्बोनेट को, बाइकार्बोनेट की मात्रा को नियंत्रित करने का काम करती है। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया, यहाँ तक कोई दिक्कत? चलिए, बहुत बढ़िया। फिर होता है, फिर इसका काम होता है रक्तचाप, है ना। रक्तचाप ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने का काम होता है ना, ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने का काम होता है। पोएटिन है ना, एरिथ्रोपोएटिन जैसे हार्मोन्स बनाकर रक्तचाप को नियंत्रित करने में मदद करती है। किडनी जो होती है, किडनी क्या करती है, ब्लड प्रेशर को नियंत्रित किसके माध्यम से करती है, हार्मोन्स के माध्यम से। कौन से हार्मोन्स के माध्यम से? एरिथ्रोपोएटिन के माध्यम से, पोएटिन के माध्यम से। एरिथ्रोपोएटिन हार्मोन्स के नामक या एरिथ्रोपोएटिन नामक हार्मोन्स के माध्यम से ब्लड प्रेशर को संतुलित करने का काम करती है आपकी किडनी, है ना। यहाँ तक कोई दिक्कत? ये पिछले भी क्लास में हम लोगों ने डिस्कस, तो हम लोगों ने देख लिया था ना, एरिथ्रोपोएटिन नामक हार्मोन्स बनाकर रक्तचाप को नियंत्रित करने का काम करती है किडनी। दूसरा होता है इसमें, रक्त कोशिकाओं का उत्पादन करने का काम करती है। इसका रक्त कोशिकाओं का उत्पादन करने का काम करती है। यह भी हार्मोन्स के नामक पदार्थ एरिथ्रोपोएटिन नामक क्या होता है, हार्मोन्स होता है। इसी के माध्यम से रक्तचाप को विभाजित करती है और रक्तचाप को बनाए रखती है, और लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण भी होता है यहाँ पे, है ना। रक्त कोशिकाएं जो होती है, जो लाल रक्त कोशिकाओं का उत्पादन के लिए आवश्यक होती हैं। एरिथ्रोपोएटिन जो होता है, यह एक प्रकार का हार्मोन होता है जो आरबीसी को उत्पादन में सहायक होता है। आरबीसी के उत्पादन में क्या करती है, सहायता प्रदान करती है ना, आवश्यक होती है, उत्पादन के लिए आवश्यक होती है। एरिथ्रोपोएटिन नामक अगर हार्मोन्स नहीं रहेगा, तो अगर एरिथ्रोपोएटिन नामक अगर हार्मोन्स नहीं रहेगा, तो आरबीसी का उत्पादन बहुत कम मात्रा में होता है। ठीक है ना, पूर्ण रूप से आरबीसी का निर्माण नहीं हो पाता। ठीक है ना। अच्छा, आरबीसी का निर्माण कहाँ पर होता है? अस्थिमज्जा में। ठीक है ना। ये एरिथ्रोपोएटिन की मात्रा सबसे ज्यादा कहाँ पाई जाएगी? किडनी में उत्पादित होती है, अस्थिमज्जा में। एक किडनी क्या करती है, किडनी उत्पादित करके इसको भेज देती है रक्त वाहिकाओं के माध्यम से। कहाँ भेज देती है? अस्थिमज्जाओं में। तो वहां पर रक्त कोशिकाओं के लिए उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक है ना बच्चों, यहाँ तक कोई दिक्कत? ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, है ना। किडनी फेल तो मनुष्य फेल, है ना। अगर किडनी फेल हो जाती है तो बच्चों, तो आपका जो शरीर में विषैले पदार्थ हैं उनका निष्कासन नहीं हो पाता है ना। क्या होता है, उनका निष्कासन नहीं हो पाता है। जैसे यूरिया हो गई, यूरिक एसिड हो गया, और बाइकार्बोनेट, और जो भी खनिज पदार्थ होते हैं उनका निष्कासन नहीं हो पाता, फिल्टर करने का काम नहीं होता है, आरबीसी का निर्माण नहीं होगा, है ना। एरिथ्रोपोएटिन नामक हार्मोन्स का उत्पादन नहीं हो। जब एरिथ्रोपोएटिन नामक हार्मोन्स का उत्पादन हो, तो आरबीसी का निर्माण नहीं होगा। तो आरबीसी का निर्माण नहीं हो तो खत्म, टाटा बाय बाय गुड बाय, है ना, गया। तो यहां समझ गया ना? ठीक है ना। चलिए आगे। फिर फॉर्मेशन ऑफ यूरिन का निर्माण। क्या पढ़ना है? यूरिन का निर्माण कैसे बनता है? मूत्र निर्माण एक अत्यंत जटिल और शारीरिक प्रक्रिया होती है। यह कैसी होती है? अत्यंत जटिल और शारीरिक प्रक्रिया है, जो शरीर के हानिकारक अपशिष्टों को रक्त से अलग करने और जल लवण संतुलन बनाए रखने के लिए होती है। जो यूरिन होते हैं, इसका काम जो होता है, यह यूरिन के माध्यम से शरीर के हानिकारक अपशिष्टों को, है ना, शरीर के हानिकारक अपशिष्टों को रक्त से अलग करने तथा जल लवण संतुलन बनाए रखने के लिए होते हैं। यह प्रक्रिया, जो यूरिन के निर्माण की प्रक्रिया, किडनी वृक्क के सूक्ष्म भागों में होती है, जिन्हें नेफ्रॉन कहते हैं। क्या होता है? जिसे हम क्या बोलते हैं? नेफ्रॉन। नेफ्रॉन कहाँ पाए जाते हैं? किडनी में पाए जाते हैं,
मूत्र का निर्माण, यूरिन का निर्माण कहाँ होता है? किडनी में होता है ना? किसके द्वारा होता है? किडनी के द्वारा। किडनी में सूक्ष्म भागों में यह प्रक्रिया होती है जिसे हम क्या बोलते हैं? नेफ्रॉन कहते हैं। किडनी में सूक्ष्म अत्यंत सूक्ष्म कण होते हैं या सूक्ष्म पार्टिकल्स पाए जाते हैं जिन्हें हम नेफ्रॉन कहते हैं। नेफ्रॉन ही यूरिन का निर्माण करते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत? यूरिन का निर्माण किडनी के कार्यात्मक इकाई, किडनी की कार्यात्मक इकाई नेफ्रॉन होती है। क्या होती है? नेफ्रॉन। किडनी की कार्यात्मक इकाई कौन होती है? नेफ्रॉन होती है। मेन भूमिका यह नेफ्रॉन ही भूमिका निभाता है ना? यूरिन के निर्माण में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाता है? नेफ्रॉन, है ना? यही यूरिन का निर्माण करता है। रक्त से अवशिष्टों को छानता है, रक्त से अवशिष्ट पदार्थों को छानता है। ठीक, यहाँ तो कोई दिक्कत? नेफ्रॉन में होता है। प्रति किडनी लगभग 10 लाख नेफ्रॉन होते हैं। किडनी कितनी होती है? 2 किडनी होती है। मनुष्य के शरीर में कितनी किडनी होती है? 2 किडनी होती है। याद नहीं है? पिछले अब देखिए, एक लेफ्ट साइड है, राइट साइड में। तो एक किडनी में 10 लाख नेफ्रॉन होते हैं। कितने होते हैं? 10 लाख नेफ्रॉन होते हैं। मूत्र निर्माण की प्रमुख प्रक्रिया 3 प्रमुख चरणों में होती है। मूत्र निर्माण की जो प्रक्रिया होती है 3 भागों में डिवाइड होते हैं, या 3 स्टेप में मूत्र का निर्माण होता है। यूरिन का निर्माण कितने प्रक्रियाओं में होता है? 3 प्रमुख चरणों में होता है। ठीक है ना? 3 प्रक्रियाएं होती है, 3 स्टेप्स होते हैं। यहां तक कोई दिक्कत? चलिए पढ़ते हैं आगे। पहला होता है इसमें ग्लोमेरुलर, है ना? ग्लोमेरुलर निस्पंदन, फिल्ट्रेशन को बोलता है। फिल्ट्रेशन क्या होता है? निस्पंदन होता है। ग्लोमेरुलर पहली प्रक्रिया होती है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन होती है। इसको हम लोग पढ़ेंगे, फिर आगे दूसरा चीज होती है ना? हाँ, अच्छा, टेस्ट पेपर बन गया बच्चों, है ना? नहीं, अभी कैसे दे देंगे? टेस्ट पेपर बन गया, अभी हम बाद में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अभी उसके बाद ये टेस्ट पेपर बन गया, इसको हम रख देते हैं यहाँ पे। नहीं, वहां नहीं रखेंगे। नहीं, हम अच्छे तरीके से रख दे रहे हैं ना, बस हो गया, शीशा लगा हुआ। तो टेस्ट पेपर बन गया, कोई दिक्कत है नहीं। यहाँ पे हम लोग स्टडी करते रहते हैं, है ना? तो ग्लोमेरुलर क्या होती है? ग्लोमेरुलर निस्पंदन यह जो होता है यूरिन के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये वाली भाग होती है ग्लोमेरुलर, ये वाला, है ना? ग्लोमेरुलर यह किडनी की या नेफ्रॉन की पहली प्रक्रिया होती है। किसके लिए? यूरिन के निर्माण में। यूरिन के निर्माण में पहला भूमिका निभाता है, पहला चरण होता है। छानने की प्रक्रिया भी इसको बोला जाता है। ग्लोमेरुलर को क्या बोला था? छानने की प्रक्रिया बोला जाता है। ग्लोमेरुलर याद रहेगा ना, एग्जाम में आएगा, जब टेस्ट लेंगे तो इसका भी एक क्वेश्चन देंगे, है ना? तो छानने की प्रक्रिया होती है। कौन? ग्लोमेरुलर क्या होती है? छानने की प्रक्रिया होती है। यह यूरिन निर्माण का पहला चरण होता है, जो नेफ्रॉन के ग्लोमेरुलर कोशिकाओं का गुच्छा होता है। ग्लोमेरुलर क्या होता है? कोशिकाओं का गुच्छा होता है। यहाँ पर देखा, गुच्छे की आकृति दिखाई दे रही है यहाँ पे, है ना? यह किसमें पाया जाता है? नेफ्रॉन में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? नेफ्रॉन में पाया जाता है। तो यह क्या होता है? यह यूरिन के निर्माण का पहला चरण होता है। दूसरी चीज, यह नेफ्रॉन के ग्लोमेरुलर कोशिकाओं का गुच्छा होता है। ग्लोमेरुलर क्या होता है? कोशिकाओं का गुच्छा होता है। और बोमन कैप्सूल में होता है। ब्लोमन कैप्सूल में ये पूरा पाया जाता है। ये वाला जो पार्ट दिखाई रहा है, ये बोमन कैप्सूल होता है। बोमन कैप्सूल के अंदर बोमन कैप्सूल के अंदर आपका ग्लोमेरुलस पाया जाता है। क्लियर? याद रहेगा। पहली चीज, ये ग्लोमेरुलर कहाँ पाया जाता है? ग्लोमेरुलर नेफ्रॉन में पाया जाता है ना? यह छानने की पहली प्रक्रिया होती है ना? यह मूत्र निर्माण में पहला चरण होता है, जो नेफ्रॉन के ग्लोमेरुलस कोशिकाओं के गुच्छा होता है ना? ग्लोमेरुलस कोशिकाओं का गुच्छा होता है। यह बोमन में पाया जाता है। कहाँ पर पाया जाता है?
बोमन में पाया जाता है। ये बाहरी वाला आवरण बोमन होता है। इसी के अंदर कोशिकाओं के गुच्छा की आकृति दिखाई देती है, जिसे ग्लोमेरुलस बोला जाता है ना। इसी के द्वारा अवशिष्ट पदार्थों को छानने की प्रक्रिया स्टार्ट होती है, ठीक है ना। छानने की प्रक्रिया इसी से स्टार्ट होती है, फिर यहाँ से आती है, ये यहाँ पर चली जाती है। इसका नाम जो होता है आगे पढ़ेंगे, ठीक। पहले एक स्टेप समझ गए ना, यहाँ तक कोई दिक्कत? चलिए, इसकी प्रक्रिया क्या होती है। यह हृदय से आने वाला रक्त जब अभिवाही धमनिका है ना, अभिवाही धमनिका के माध्यम से ग्लोमेरुलस में आता है, ग्लोमेरुलस में आता है, तो यहाँ रक्त का दाब या रक्त का प्रेशर हाई होता है। क्या होता है? हाई होता है। रक्त प्रेशर या रक्त का दाब या प्रेशर बहुत अधिक होता है। यह कहाँ से आता है? जब हृदय से रक्त आता है। कहाँ पर? जब हृदय का रक्त अभिवाही धमनी अफ्रियंट एरोटियल क्या लिखा है? अफ्रियंट आर्ट्रियोल, हाँ आर्ट्रियोल ना, आर्ट्रियोल के माध्यम से अभिवाही धमनी को अफिरियंट आर्ट्रियोल के माध्यम से ग्लोमेरुलस में आता है। कहाँ पर? ग्लोमेरुलस में आता है। यहाँ पे जब यहाँ से आता है आर्टरी के माध्यम से, धमनी के माध्यम से यहाँ पर रक्त आता है, ठीक है ना। हृदय से जो धमनी के माध्यम से रक्त आता है यहाँ पर, कहाँ पर? ग्लोमेरुलस में आता है। तो ग्लोमेरुलस में रक्त आएगा तो यहाँ पर ग्लोमेरुलस में यहाँ पे रक्त का प्रेशर जो होता है बहुत अधिक होता है। रक्त का दाब क्या होता है? बहुत अधिक होता है। क्लियर? इसकी प्रक्रिया हृदय से आने वाला रक्त है ना, धमनी के माध्यम से ग्लोमेरुलस में आता है ना, तो यहाँ पर रक्त का दाब बहुत अधिक होता है, ठीक। क्या आता है? यहाँ पे रक्त का दाब बहुत है। अब यहाँ पे निस्पंदन मतलब फिल्ट्रेशन का काम होता है। पहली प्रक्रिया पढ़ ली, अब क्या पढ़ना है? फिल्ट्रेशन। यह फिल्ट्रेशन कैसा होता है? यहाँ पर फिल्ट्रेशन होगा। कहाँ पर? ग्लोमेरुलस में फिल्ट्रेशन का काम होता है, निस्पंदन का काम होता है। तो इस उच्च दाब के कारण रक्त में मौजूद पानी, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, यूरिया, यूरिक एसिड और इलेक्ट्रोलाइट जैसे Na+ है बच्चा, Na+ और K+ है ना। अमीनो मतलब सोडियम और पोटेशियम, यानी क्या होता है? सोडियम होता है, और K+ क्या होता है? पोटेशियम। इस पे प्लस का मतलब होता है उसके चार्ज को दर्शाया गया है ना। Na+ और K+ पॉजिटिव चार्ज दर्शाया गया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर केमिकल रिएक्शन में इसको केमिकल फॉर्म में इसको A लिखते हैं, और पोटेशियम को क्या लिखते हैं? केवल K लिखते हैं। इसके आयंस को दर्शाया गया। प्लस क्या होता है? उसका आयन होता है, याद रहेगा ना, ये आयन होता है। यहाँ तो समझ में आया कि नहीं आया? तो निस्पंदन कहाँ होता है? यहाँ पर उच्च दाब होता है। क्या होता है? रक्त का उच्च दाब होता है। तो उच्च दाब के कारण रक्त में मौजूद पानी, उच्च दाब के कारण है ना, उच्च दाब के कारण रक्त में मौजूद पानी, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, यूरिया, यूरिक एसिड, इलेक्ट्रोलाइट में जैसे सोडियम और पोटेशियम, ये किसके भाग है? इलेक्ट्रोलाइट के भाग हैं। इलेक्ट्रोलाइट में जैसे सोडियम और पोटेशियम छानकर बोमन कैप्सूल खाली जगह में चले जाते हैं। बोमन कैप्सूल की खाली जगह में चले जाते हैं। यहाँ के बोमन कैप्सूल के खाली जगह में चले जाते हैं। कौन चले जाते हैं? पानी, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, यूरिक एसिड, इलेक्ट्रोलाइट, पोटेशियम और सोडियम। ये यहाँ पर छान के है ना, यहाँ पर क्या होता है? छानने वाली प्रक्रिया होती है। जब ये छान के कहाँ चले जाते हैं? बोमन में चले जाते हैं। कहाँ पर चले जाते हैं? बोमन क्या होता है? खाली जगह होता है, यहाँ पर ये चले जाते हैं। फिर बोमन से यहाँ पर स्टार्ट होने लगता है, ठीक है ना। बोमन से फिर चले जाएगा आगे वाले कैपिलियर्स में चला जाता है, आगे की नलिकाओं में चला जाता है। ये अवशिष्ट पदार्थ यहाँ से निकल जाते हैं, बोमन से निकल जाते हैं, ठीक है ना। यहाँ तो कोई दिक्कत? निस्पंदन समझ गए ना। फिर उसके बाद फिल्ट्रेट। अब इसको भी और फिल्ट्रेट करने का काम, छने हुए तरल को इस छने हुए तरल को ग्लोमेरुलर फिल्टर कहते हैं। क्या बोलते हैं? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बोलते हैं। जो छना हुआ भाग होता है ना, जो छना हुआ भाग, इस छने हुए तरल को
कौन? अमीनो एसिड, यूरिया, यूरिक एसिड। इस छने हुए भाग को क्या बोला जाता है? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बोला जाता है। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कहते हैं, ध्यान रहे कि रक्त कोशिकाएं और बड़े प्रोटीन इस छननी में नहीं गुजर पाते हैं। रक्त कोशिकाएं जो होती हैं, है ना, ब्लड सेल्स और प्रोटीन्स, इस छननी, ये प्रकार कैसी होती है? छननी होती है, गुच्छे की आकार होती है, इस छनने में नहीं फिल्टर होते हैं। कि कौन कौन सा फिल्टर होता है यहाँ पे? यही सब पर पानी, अमीनो एसिड, यूरिया, यूरिक एसिड और इलेक्ट्रोलाइट, यही छनते हैं यहाँ पे। और रक्त कोशिकाएं और प्रोटीन का छानना यहाँ पर नहीं होता है। रक्त कोशिकाएं और प्रोटीन का फिल्ट्रेशन यहाँ पे नहीं होता है। समझ गए ना? किसका फिल्ट्रेशन नहीं होता है? प्रोटीन और रक्त कोशिकाओं का। किसका किसका होता है? पानी, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, यूरिया, यूरिक एसिड और इलेक्ट्रोलाइट का। इलेक्ट्रोलाइट में कौन कौन? सोडियम और पोटेशियम। इनको हम छान लेते हैं, यहाँ पे छन जाता है। और रक्त कोशिकाएं और प्रोटीन का यहाँ पे छानना नहीं हो पाता, फिल्टर नहीं हो पाता, है ना, नहीं गुजर पाते। एक स्वस्थ व्यक्ति में प्रतिदिन लगभग 180 लीटर फिल्ट्रेट बनता है। 180 लीटर फिल्ट्रेट बनता है। फिल्ट्रेट क्या होता है? ये वाला 180 लीटर फिल्ट्रेट बनता है एक स्वस्थ व्यक्ति में, ठीक है ना। अब हम सोचते हैं 1 लीटर पानी पिए हैं दीदी, इतना कैसे हो गया ना? तो छन के, कई रूप में छन के फिर बाहर निकलने का काम करते रहते हैं, हमेशा छनते रहते हैं, प्रतिदिन इतना छनते, हमेशा छनते रहते हैं रक्त के माध्यम से, ठीक है ना। हाँ, तो वही तो चीज है, प्रक्रिया हमेशा चलती रहती है। अभी आएगा, अभी और इसमें बड़े प्रोटीन इस छानने में नहीं गुजर पाते। एक स्वस्थ व्यक्ति में प्रतिदिन लगभग 180 लीटर फिल्ट्रेट बनता है। कौन? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। कितना बनता है? 180 लीटर। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कितना बनता है? 180 लीटर छने हुए तरल जो यहाँ पर होता है, ठीक। यहाँ तक कोई दिक्कत समझ आ रहा है ना? टेस्ट की टेंशन मत लो, ये देखो अभी भी चल रहा है वही। हाँ, चलिए आगे। फिर दूसरा होता है चयनात्मक पुनः अवशोषण, सेलेक्टिव एब्जॉर्प्शन क्या है? सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन जो भी है, ये हम लोगों को पढ़ना है ना। क्रियात्मक पुनः अवशोषण होता है, इसको समझ लेना। जो भी, मुझे इंग्लिश नहीं आती, पहले बता देते। तो चयनात्मक पुनः अवशोषण होता है, इसमें पुनः अवशोषण होता है, वापस सोखना, यहाँ वापस सोखना लिखा है ना। इसमें क्या होता है? पुनः सोखना होता है। रीअब्जॉर्वेशन होता है। क्या होता है? रीअब्जॉर्वेशन होता है। तो अच्छा, जो पिछली वाली स्लाइड करना, पहली वाली जो पहला चरण होता है, इसमें ग्लोमेरुलर में छानने की प्रक्रिया होती है। क्या होती है? छानने की प्रक्रिया होती है। किसमें? ग्लोमेरुलर में, है ना। और दूसरी वाली प्रक्रिया होती है चयनात्मक पुनः अवशोषण में, सेलेक्टिव रीअब्जॉर्वेशन में। इसमें क्या होता है? वापस से सोखती है इसमें, है ना। जो फिल्टर बचता है वो क्या करता है? वापस से सोखने का काम करती है। सब सोख ही लेता, भले फिल्ट्रेट कितना भी बने, क्या होता है? सोख लिया जाता है। तो चूंकि 180 लीटर आ गया, मैंने कहा घबराया नहीं है, क्योंकि 180 लीटर फिल्ट्रेट में शरीर के लिए उपयोग तत्व भी होते हैं। 180 लीटर में, है ना, 180 लीटर फिल्ट्रेट में शरीर के लिए उपयोगी तत्व भी होते हैं, ठीक है ना। 180 फिल्ट्रेट बनता है, 180 लीटर फिल्ट्रेट बनता है प्रतिदिन हमारे शरीर में। तो उस 180 लीटर में अनेक पोषक तत्व भी होते हैं। क्या होते हैं? पोषक तत्व भी होते हैं। इसलिए उन्हें शरीर में वापस लाना अनिवार्य होता है। पोषक तत्व को बाहर फेंक देंगे तो शरीर मसल्स बनेगी ही नहीं, है ना। पूरा का पूरा निकाल ही देंगे तो क्या बचेगा फिर, है। तो क्या होता है? पुनः वापस उसको सोखने का काम करती है। कौन? किडनी के अंदर नेफ्रॉन में पाए जाते हैं। ये कहाँ पाए जाते हैं? नेफ्रॉन का भाग है ना यार। तो वापस सोखने का काम करती है। क्योंकि 180 लीटर फिल्ट्रेट शरीर में बनता है ना। तो शरीर के लिए क्या होते हैं? उपयोगी होते हैं। पोषक तत्व शरीर के लिए उपयोगी होते हैं, इसलिए उन्हें
शरीर में वापस लाना अनिवार्य होता है, पोषक तत्वों को शरीर में वापस लाना अनिवार्य होता है। यह कार्य नेफ्रॉन की नलिकाओं पीसीटी लूप ऑफ क्या लिखा है, हेनले, लूप ऑफ हेनले डीसीटी में होता है। ये क्या होता है, यह कार्य नेफ्रॉन की नलिकाएं होती है। ये कार्य क्या होती है, नेफ्रॉन की नलिकाओं का काम होता है, वापस सोखने का काम होता है। 1 मिनट पीछे करना। ये वाली ये क्या होती है, नेफ्रॉन की नलिकाएं होती हैं। नेफ्रॉन की नलिका जो ब्लू कलर की और रेड कलर की दिख रही है, ये आपकी रक्त वाहिकाएं होती हैं, धमनी और शिराएं होती हैं, है ना। और जो बचा हुआ भाग होता है ये वाली, ये क्या होती है, नेफ्रॉन की नलिकाएं होती है। क्या होती है, नेफ्रॉन की नलिकाएं। यहीं पर पुनः सोखने की प्रक्रिया होती है, संपन्न होती है ना। फिल्ट्रेट को सोखने की प्रक्रिया कहाँ होती है, फिल्ट्रेट को सोखने की प्रक्रिया ये क्या होती है, नलिकाएं होती है। कौन कौन सी, पीटीसी, हेनले और डीसीटी। ठीक, अभी आगे पढ़ेंगे उसका भी टेंशन ना ले। नेफ्रॉन की या पुनः अवशोषण की 3 नलिकाएं होती हैं। पुनः अवशोषण की, रीअब्जॉर्बेशन की, सेलेक्टिव रीअब्जॉर्बेशन की 3 नलिकाएं होती है। पहले कौन है, पीटीसी और हेनले और डीसीटी। ये क्या होती है, प्रकार की नलिकाएं होती हैं जो फिल्ट्रेट को सोखने का काम करती है। टाइम कितना हो गया, 11:15 ना, ज्यादा मत बोला करो, ठीक है ना। कितना हुआ, 11:17। चलिए अभी बहुत टाइम है। अब हम लोग पढ़ते हैं पीटीसी, समीपस्थ कुंडलित नलिकाएं। पीटीसी, पीसीटी क्या होती है, पीसीटी समीपस्थ कुंडलित नलिकाएं। प्रोक्सिमल कन्वोलेटेड क्या है, कन्वैल्यूएट, हाँ कन्वैल्यूएट ट्यूब। ये क्या होती है, जो प्रोक्सिमल कन्वोलेट ट्यूब होती है। ये फुल फॉर्म याद करिएगा, पीसीटी का बहुत आता है एग्जाम में। प्रोक्सिमल कन्वैल्यूएट ट्यूब होती है। यहाँ फिल्ट्रेट में लगभग 65 से 70% जल, पूरा ग्लूकोज और अमीनो एसिड रक्त वाहिकाओं के द्वारा सोख लिया जाता है। रक्त एसिड क्या होता है, यहाँ पे पीसीटी के माध्यम से फिल्ट्रेट में लगभग 65 से 70% जल, है ना, 65 से 70% जल सोख लिया जाता है। पूरा ग्लूकोज सोख लिया जाता है इसमें, है ना। 65 से 70% जल सोख लिया जाता है फिल्ट्रेट से, और ग्लूकोज पूरा सोख लिया जाता है। अमीनो एसिड रक्त वाहिकाओं के द्वारा वापस सोख लिया जाता है, ठीक ना। रक्त वाहिकाओं के द्वारा पुनः सोख लिया जाता है, कहां पर, पीसीटी में। ठीक, पानी की मात्रा कितनी होती है, 65 से 70% पानी पूरा सोख लिया जाता है। पूरा ग्लूकोज सोख लिया जाता है, रक्त वाहिकाओं के माध्यम से पूरा ग्लूकोज सोख लिया जाता है, और अमीनो एसिड को भी सोख लिया जाता है। किसके द्वारा, रक्त वाहिकाओं के द्वारा। ठीक, यहां तक कोई दिक्कत। फिर दूसरा होता है लूप ऑफ हेनले। यहां मूत्र को सांद्रण, गाढ़ेपन, सांद्रण मतलब क्या होता है, गाढ़ापन, है ना। यूरिन को गाढ़ापन को नियंत्रित करता है। यहाँ पर लूप ऑफ हेनले में जो तो यूरिन को गाढ़ापन को नियंत्रित करता है। किसका, गाढ़ेपन के लिए, सांद्रण के लिए, यूरिन के सांद्रण या गाढ़ेपन को नियंत्रित करता है। यहाँ मुख्य रूप से जल और सोडियम क्लोराइड का अवशोषण होता है। यहाँ पर लूप ऑफ हेनले में जल और सोडियम क्लोराइड का अवशोषण होता है। लूप ऑफ हेनले में किसका अवशोषण होता है, जल और सोडियम क्लोराइड का, यानी Cl, जिसे हम लोग लवण बोलते हैं, है ना, यानी Cl होता है ना, सोडियम क्लोराइड। हाँ, यह नाम रखे रहिएगा। लूप ऑफ हेनले के माध्यम से क्या होता है, यहाँ पर यूरिन के सांद्रण का काम होता है। यूरिन के सांद्रण को नियंत्रित किया जाता है। यहाँ पर मुख्यतः जल और सोडियम क्लोराइड का अवशोषण होता है लूप ऑफ हेनले में, ठीक है ना। यहाँ तो कोई दिक्कत।
दूसरा थर्ड नंबर होता है डीसीटी। डीसीटी का दूरस्थ कुंडलिक नलिका होती है। यह डिजिटल क्या क्या ले ये कन्वैल्यूएट तेज बोलो। कन्वैल्यूटेट, हाँ कन्वैल्यूटेट। यहाँ डिजिटल कन्वैल्यूटेट ट्यूब, यहाँ पर शरीर की आवश्यकता अनुसार जल और लवणों का अवशोषण होता है। हार्मोन जैसे एडीएच की मदद, जैसे हार्मोन अवशोषण का हार्मोन्स का अवशोषण होता है यहाँ पे। डीसीटी में क्या होता है, शरीर की आवश्यकता अनुसार जल और लवणों का अवशोषण होता है ना, जल का और लवणों का अवशोषण होता है। और हार्मोन्स का अवशोषण होता है, जैसे एडीएच को हम बाद में डिस्कस करेंगे, आगे है यहाँ पे, ठीक है ना। एडीएच अच्छा सॉरी जल, लवणों और जल का अवशोषण हार्मोन्स के द्वारा होता है बच्चों, हार्मोन्स की मदद से होता है। एडीएच हार्मोन्स एडीएच की मदद से होता है। डीटीसी में डीटीसी में किसका अवशोषण होता है, जल और लवणों का अवशोषण होता है। किसके माध्यम से, हार्मोन्स के माध्यम से। कौन से हार्मोन्स के, एडीएच के हार्मोन्स के माध्यम। अब समझ में आया ना। डीसीटी में किसका अवशोषण होता है, जल और लवण का अवशोषण होता है। खनिज लवणों का अवशोषण, जैसे मैग्नीशियम हो गया, पोटेशियम हो गया, है ना, सोडियम हो गया, इन सब का अवशोषण होता है। एक हार्मोन्स मदद करता है ना, एक हार्मोन्स मदद करता है अवशोषण करिए। वह हार्मोन्स कौन सा होता है, एडीएच हार्मोन्स के द्वारा डीटीसी में, एडीएच हार्मोन्स के द्वारा डीटीसी में लवणों और जल का अवशोषण होता है। ठीक, यहां तक कोई दिक्कत। फिर उसके बाद परिणाम निकलता है इसका, कौन, सेलेक्टिव रीऑब्जर्वेशन का परिणाम क्या होता है इसका। इस प्रक्रिया के कारण 180 लीटर फिल्ट्रेट में से केवल 1.5 लीटर ही मूत्र के 1.5 लीटर ही यूरिन के रूप में बचता है। पूरा सोख यही लिया जाता है। 180 लीटर को 1.5 लीटर में कन्वर्ट कर देता है, पूरा सोख लिया जाता है, ठीक है ना। कितना बचता है, 1.5 लीटर 1.5 लीटर ही मूत्र के रूप में बचता है। बाकी शरीर में वापस अवशोषित हो जाता है, ठीक है ना। यहाँ पे पुनः चयनात्मक पुनः अवशोषण के माध्यम से 180 लीटर फिल्ट्रेशन में केवल 1.5 लीटर मूत्र का निर्माण हो पाता है। बाकी जो जितने भी प्रकार होते उसको अवशोषित कर लिया जाता है, ठीक है ना। याद रहेगा ना बच्चों, पुनः अवशोषण के माध्यम से 180 लीटर में कितना बचता है, केवल 1.5 लीटर मूत्र बचता है। बाकी क्या होता है, अवशोषित कर ले। पोषक तत्व होते हैं उसमें, है ना, पोषक तत्व होते हैं, उनको लेना जरूरी है, नहीं तो सब खत्म हो जाएगा। फिर थर्ड नंबर होता है ट्यूबुलर स्राव। अपशिष्ट का निष्कासन यहाँ अंतिम चरण होता है। अपशिष्ट का निष्कासन, जो 1.5 लीटर बचा हुआ है इसको निकालने का काम यहाँ पर होता है, ठीक है ना। ट्यूबुलर स्राव में, ट्यूबुलर स्राव कहाँ है, ट्यूबुलर इसमें नहीं है। फिल्ट्रेशन, यह पहला नंबर फिल्ट्रेशन यहाँ पर काम होता है। रीऑब्जर्वेशन का काम दूसरे नंबर पे यहाँ पर होता है ना। रीऑब्जर्वेशन का दूसरे नंबर का काम यहाँ पर होता है। यहीं पे पूरा अवशोषित कर लिया जाता है। क्या कर लिया जाता है, अवशोषित किया। सिलेक्शन का काम थर्ड नंबर यहाँ पर होता है, सिलेक्शन का काम यहाँ पर। फिर एक्सक्रिएशन का काम चौथे नंबर का काम यहाँ पर होता है। एक्सक्रिएशन का काम क्या पर होता है, इसका उत्सर्जित। एक्सक्रिएशन मतलब क्या होता है, उत्सर्जित होना, उत्सर्जित करने का काम। फोर्थ नंबर यहाँ पर यूरिनरी एक्सक्रिएशन लिखा हुआ है ना, यहाँ पे निकल जाता है, ठीक। फिल्ट्रेशन का काम यहाँ पर होता है, कहाँ पर होता है, यहाँ पर होता है। ये जो होता है ग्लोमेरुलर होता है। ये क्या होता है, ग्लोमेरुलर होता है। ये क्या है, ग्लोमेरुलर है, या गुच्छे की आकृति होती है ना। ग्लोमेरुलर क्या होती है, एक गुच्छे की आकृति होती है, जो यह
अवशोषित करने का पहला काम होता है, फिल्ट्रेशन का काम करती है। कहाँ से ये कौन होती है? फैटी और जो धमनियां हैं, शरीर से आने वाली धमनियों से रक्त जो होता है, उसी रक्त को फिल्टर करने का काम यहाँ होता है। इसमें से पानी, अमीनो एसिड, ग्लूकोज और इलेक्ट्रोलाइट, सोडियम और पोटेशियम का फिल्ट्रेशन यहाँ पर होता है ना। कहाँ पर होता है? यहाँ पर होता है। ये क्या होता है? बोमेन कैप्सूल होता है। बोमन कैप्सूल होता है। क्या होता है? बोमन कैप्सूल होता है। जो अवशिष्ट होते हैं बोमन कैप्सूल में चले जाते हैं, ये वाले बोमन कैप्सूल में चले जाते हैं। लेकिन लाल रक्त कोशिकाएं या रक्त कोशिकाएं और प्रोटीन का मतलब फिल्ट्रेशन नहीं हो पाता है। पीछे पहली वाली स्लाइड में देखे थे ना, वहां पे इसका पहली वाली स्लाइड में हम लोगों ने देखा था प्रोटीन और रक्त कोशिकाओं का फिल्टर नहीं हो पाता। किसका फिल्टर होता है? पानी का, यूरिया का, यूरिक एसिड का न, और इलेक्ट्रोलाइट का फिल्ट्रेशन होता है। तो फिल्ट्रेशन के बाद यहाँ पर चला जाता है। ये क्या होता है? बोमेन कैप्सूल होता है। क्या होता है? बोमन कैप्सूल होता है। इसी में क्या होता है? दूसरा नंबर बोमन कैप्सूल में चला जाता है। यहाँ पे बोमन कैप्सूल में चला जाता है। फिर बाद में यहाँ पर फिर बोमन कैप्सूल होता है। बोमन कैप्सूल में दूसरे नंबर पे यहाँ पर क्या होता है? पुनः अवशोषण होता है। क्या होता है? पुनः अवशोषण में जो 180 लीटर फिल्ट्रेट बचता है ना, 180 लीटर फिल्ट्रेट बचता है। तो उसमें से पुनः अवशोषण के माध्यम से प्रोटीन नहीं, क्या था वहां पे? पानी को 65 से 70% पानी को पुनः सोख लिया जाता है ना। 65 से 70% पानी को पुनः सोख लिया जाता है। पूरा ग्लूकोज सोख लिया जाता है ना, पूरा ग्लूकोज सोख लिया जाता है। और एक और क्या था पीछे कलर, और यहाँ पर पूरा ग्लूकोज को सोख लिया जाता है और अमीनो एसिड को रक्त वाहिकाओं के द्वारा पूरा सोख लिया जाता है। यह किसमें होता है? पीटीसी में होता है। पीसीटी में होता है। ठीक है ना। चलिए यहां तक समझ में आ गया ना बच्चों। फिर हम लोग दूसरा पढ़ते हैं। थर्ड नंबर होता है ट्यूबुलर स्राव। ट्यूबुलर स्राव होता है अवशिष्ट का निष्कासन। यहाँ अंतिम चरण है, जहां रक्त से कुछ विशिष्ट अवशिष्ट पदार्थ सक्रिय रूप से नेफ्रॉन नलिकाओं में डाल दिया जाता है। जो विशिष्ट अवशिष्ट पदार्थों को सक्रिय रूप से नेफ्रॉन की नलिकाओं में डाल दिया जाता है। विशिष्ट अवशिष्ट कौन होते हैं? यूरिया होती है, यूरिक एसिड होते हैं, है ना। ये क्या होते हैं? विशिष्ट अवशिष्ट पदार्थ होते हैं। ये कहाँ भेज दिया जाता है? नेफ्रॉन की नलिकाओं में डाल दिया जाता है। प्रक्रिया कैसी होती है? इसकी प्रक्रिया कैसे संपन्न होती है? नलिकाओं के चारों ओर मौजूद रक्त कोशिकाएं पेरी ट्यूबुलर कैपिलरीज पेरी ट्यूबुलर कैपिलरीज कुछ हानिकारक पदार्थ हो, ये वाली है ना, पेरी ट्यूबुलर कैपिलरीज होती हैं। ये क्या करती हैं? हानिकारक पदार्थों जैसे हाइड्रोजन के आयन H+, है ना, हाइड्रोजन आयन H+, पोटेशियम आयन K+, अमीनो और दवाओं अवशोषों को सीधे फिल्ट्रेट में स्रावित कर देती हैं। कहाँ पर देती है? यहाँ पर पेरी ट्यूबुलर कैपिलरीज के माध्यम से हाइड्रोजन के आयन, पोटेशियम के आयन, अमोनिया जिसे हम लोग यूरिया बोलते हैं, है ना, अमोनिया NH3, अमोनिया और दवाओं के अवशेषों को सीधा फिल्ट्रेट में स्रावित कर दी। ये काम क्या करती है? सीधे कहाँ कर देती है? फिल्ट्रेट में स्रावित कर देती है, चली जाती है। ठीक, यहाँ तो कोई दिक्कत? ठीक है ना। ये अच्छा, जो रीनल वेन्स होती है, जो सिराएं होती हैं, है ना, सिराओं में क्या होती है? हाइड्रोजन प्लस, पोटेशियम और दवाओं की कुछ अवशिष्ट होती हैं, उसको फिल्ट्रेट में स्रावित करने का काम करती है। किसके माध्यम से? पेरी ट्यूबुलर कैपिलरीज के माध्यम से ये क्या करती हैं? वहां पर फिल्ट्रेट में प्रवाहित कर देती हैं। ठीक है ना। यहाँ तो कोई दिक्कत? इसका महत्व क्या होता है? यह प्रक्रिया, जो ये वाली प्रक्रिया है ट्यूबुलर स्राव की, यह प्रक्रिया रक्त के पीएच स्तर, अम्ल और क्षार का संतुलन बनाए रखने में मदद करती है। यह प्रक्रिया ट्यूबुलर स्राव, है ना, ट्यूबुलर
स्राव की जो प्रक्रिया होती है इसमें रक्त के पीएच स्तर में अम्ल और क्षार को संतुलन बनाए रखने और शरीर की रसायनों को संतुलन बनाए रखने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। ठीक है ना। जो ट्यूबुलर प्रक्रिया होती है यह शरीर के संतुलन बनाए रखने में अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। रक्त के पीएच को बनाए रखने में महत्वपूर्ण होती है और शरीर के रासायनिक संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यहाँ तक समझ में आया ना। नोट्स बना रहे हो कि नहीं? आप लोग कल अपनी नोट्स ले आइएगा। नहीं कल। फिर होता है चौथा नंबर होता है सांद्रण और संग्रहण। अंत में तरल का संग्राहक नलिका में पहुंचता है, कलेक्टिंग डक्ट्स में, है ना। अंत में तरल जो होता है यूरिन, ये कहाँ पहुंचता है? संग्राहक नलिका में पहुंचता है। कहाँ गई संग्राहक नलिका? यहाँ पर फिल्ट्रेशन हो गया है, यहाँ पर सीधा सा ट्रांसपोर्ट होता है। सेक्रेशन इसमें नहीं है। चलिए, तो यहाँ पर क्या होता है, अंत में जो तरल होता है संग्राहक नलिका में पहुंचता है। एडीएच प्रभाव, एडीएच क्या होता है? एडीएच एक प्रकार का हार्मोन्स होता है। कहाँ पे? ये वाला, हाँ ये, हाँ कलेक्टिंग डक्ट्स, सॉरी ये है कलेक्टिंग डक्ट्स ना, इसी में पहुंचता है। इसी के बाद बाद में निकाल दिया जाता है। समझ गए ना। तो अंत में तरल संग्राहक नलिका में पहुंचता है। संग्राहक नलिका ये वाली होती है, इसके माध्यम से संग्रहित होते हैं, उसके बाद यहाँ से निकाल दिया जाता है। तो एडीएच का प्रभाव, एडीएच हम लोगों ने क्या पढ़े थे? एडीएच होता है एक प्रकार का हार्मोन्स होता है। यह कहाँ पाया जाता है? डीटीसी में पाया जाता है, डीसीटी में पाया जाता है ना। डीसीटी में पाया जाता है। यह काम क्या करता है? यह पानी और लवणों के अवशोषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है ना। तो यदि शरीर में पानी की कमी है तो एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन्स, एडीएच का फुल फॉर्म होता है एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन्स। ठीक है ना। एडीटी का फुल फॉर्म क्या होता है? एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन्स के प्रभाव से संग्रहण नलिका से पानी को सोख लिया जाता है, जिससे मूत्र गाढ़ा हो जाता है। जब शरीर में पानी की कमी होती है बच्चों, क्या होती है? शरीर में जब पानी की कमी होती है, तब एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन्स एडीएच के प्रभाव के कारण संग्रहण नलिका में पानी को सोख लिया जाता है ना। तो एडीटी के माध्यम से, एडीएच के माध्यम से संग्रहण नलिया में पानी को सोख लिया जाता है। ठीक है ना। जिससे मूत्र गाढ़ा हो जाता है, जैसे यूरिन क्या हो जाता है? गाढ़ा हो जाता है। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत? ये कहाँ पाया जाता है? संग्रहण नलिका में पाया जाता है, डीटीएच में, डीसीटी में पाया जाता है। ठीक है ना। यहाँ तक कोई दिक्कत? जी। अब होता है मूत्र का मार्ग, संग्रहक नलिका होती है ना। कौन सी वाली? कलेक्टिंग डक्ट्स होती है, मूत्र नलिका होती है। दूसरी बात होती है रीनल पेल्विस, मूत्रवाहिनियां, मूत्राशय, ये क्या होती है? यूरिन के मार्ग होते हैं। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत? पढ़ लीजिएगा। आज के लिए इतना ही। अगली स्लाइड करना, देखो कुछ बचा तो नहीं है। अच्छा हाँ, बचा है बात। एक स्लाइड और एक दिखाना एक बार, बस पिछली स्लाइड बस। अब हम लोग पढ़ते हैं एक्सक्रिएशन एंड मैक्चुरेशन, है ना। एक्सीरेशन एंड मैक्चुरेशन, मूत्र का निष्कासन कैसा होता है? संग्रहण कहाँ पाई जाती है? नेफ्रॉन के यूरिन अंततः होती है संग्रहण नलिका, कलेक्टिंग डक्ट्स में आता है। यूरिन कहाँ पर आता है? नेफ्रॉन से यूरिन अंततः अंत में जो होता है, नेफ्रॉन से यूरिन अंततः का मतलब अंत में, है ना। नेफ्रॉन से यूरिन अंत में संग्रहक नलिका, कलेक्टिंग डक्ट्स में आता है। फिर रीनल पेल्विस और अंत में मूत्रवाहिनी यूरेटर के माध्यम से मूत्राशय ब्लैडर में जमा हो जाता है।
ये पेल्विस पहले कहाँ आएगा, यहाँ पर देखिए यूरिन कहाँ आएगा, संग्राहक नलिका में आता है। यहाँ पर एक पाई जाती है संग्राहक नलिका पाई जाती है, लिखे थे अभी पिछले स्लाइड में। ये नेफ्रॉन में पाई जाती है, नेफ्रॉन से संग्राहक नलिका में आती है, आता है यूरिन संग्राहक नलिका में आता है, फिर रीनल पेल्विस में आता है, जो कीप की आकार की आकृति होती है ना, कीप की आकार की आकृति रीनल पेल्विस में आता है, फिर मूत्र वाहिनियों में चला जाता है, इसमें है ना, यूरेटर में चला जाता है, यूरेटर के माध्यम से मूत्राशय ब्लैडर में चला जाता है। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत? फिर आ जाता है मूत्राशय की भूमिका। मूत्राशय एक पेशीय थैली होती है, कितनी होती है? पेशीय थैली होती है। जब इसमें 300 से 400 मिलीलीटर यूरिन भर जाता है तो इसकी दीवार पर दबाव पड़ता है और तंत्रिका तंत्र के माध्यम से मस्तिष्क को संकेत मिलता है। जब इसमें 300 से 400 मिलीलीटर यूरिन भरता है ना, तब इसकी यूरिन की जो कहाँ गया, मूत्राशय की जो पेशी थैलियों में दबाव पड़ता है, इसकी दीवारों पर क्या पड़ता है? दबाव पड़ता है। तो तंत्रिका तंत्र यहाँ पर होती है, क्या होती है? नर्वस सिस्टम होती है, नर्वस सिस्टम होता है, तंत्रिका तंत्र के माध्यम से मस्तिष्क को संकेत मिलता है। तो मूत्र का निष्कासन होता है, मस्तिष्क के संकेत मिलने पर मूत्राशय की पेशी सिकुड़ने लगती है। क्या पड़ती है? पेशियां, यहाँ की जो पेशियां होती हैं ये क्या करती है? सिकुड़ती लगती हैं और मूत्रमार्ग के जरिए यूरिन बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है ना? अब कोई दिक्कत? चलिए इसका नोट्स बना लीजिएगा, अगली कक्षा में हम लोग पढ़ेंगे, कंटेंट लगाइएगा। तो यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया है, ठीक है ना। आप जो भी आगे रहेगी उसका थोड़ा थोड़ा लॉन्ग में पढ़ना है। यहाँ पर देखिएगा नेफ्रॉन्स हम लोगों ने पढ़ ही लिया है, थोड़ा इसको भी देख लेंगे क्या चीजें होती हैं, है ना। जितना भी था एक्सक्रीटरी सिस्टम उत्सर्जन तंत्र में हम लोगों ने यहाँ मोटा मोटा सभी चीजों को देख लिया, पढ़ लिया है, ठीक है ना। सभी चीजों को हम लोगों ने निपटा दिया है। अच्छा, नेफ्रॉन आया था, नेफ्रॉन हम लोगों ने पढ़ लिया, यूरेटर से आ गया, अभी हम लोगों ने देखा था। फिर उसके बाद यूरिनरी ब्लैडर, मूत्राशय, फिर यूरेथ्रा, यूरेथ्रा होता है, मूत्रमार्ग होता है, इसको हम लोगों ने देख लिया। फिर मैक्चुरेशन निष्कासन, मूत्र का निष्कासन कैसे हो, तो उसको हम लोगों ने देख लिया है, लेकिन थोड़ा इसको डिटेल्स में हम लोग फिर से पढ़ेंगे, ठीक है ना। कोई दिक्कत? सिलेबस बहुत जल्दी खत्म होने वाला है। एक चीज मैं पहले बता दे रहा हूँ, रिप्रोडक्शन आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। तो बाकी चीजें आप लोग हम पढ़ेंगे, नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे, इसके बाद हम क्या पढ़ना है? नर्वस सिस्टम पढ़ना है, ठीक है ना। यहाँ तक कोई दिक्कत बच्चों? तो सभी विद्यार्थियों से पुनः निवेदन है, आप लोग टेस्ट दीजिएगा, टेस्ट होने वाला है आप लोगों, और उससे पहले सब जितने भी विद्यार्थी लाइव जुड़े हुए हैं और क्लास में उपस्थित है, सभी लोगों से विनम्र निवेदन है, आप लोग नोट्स बनाते रहिएगा। क्लियर? नोट्स बनाते, नोट्स कंप्लीट करते रहिएगा, नहीं तो बोल भाल जाएंगे तो फिर खत्म, टाटा बाय बाय हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।